नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में भारतीय राजनीति शास्त्र यानी कि कक्षा 12वीं की राजनीति शास्त्र की पुस्तक के पहले अध्याय के बारे में बातचीत की थी और आज हम दूसरे अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। यह है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र या सत्ता के समकालीन केंद्र। पिछले अध्याय में जो हम लोगों ने बातचीत की थी वो द्विध्रुवीयता के अंत से संबंधित थी, यानी कि विश्व जो शीत युद्ध के दौर से जब बाहर आ गया तो इसके बाद सत्ता का वैकल्पिक केंद्र और भी बहुत सी चीज़ें संस्थाएं बनने लगी थीं। द्विध्रुवीयता के बाद जब पूंजीवादी शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था का वर्चस्व विश्व में बढ़ता गया, ऐसे में कई संगठन और कई संस्थाएं, चाहे वो आर्थिक स्वरूप में हो, सैन्य स्वरूप में हो या राजनीतिक स्वरूप में हो, इनका उदय हुआ और इन्होंने अपनी क्षेत्रीय भूमिका को देखते हुए एक अच्छा मकाम हासिल किया विश्व में। और इनकी जो संगठन और कार्यशैली है ये अपने समूह के देशों पे अच्छा असर डाल रही है और विश्व में चाहे व्यापार का क्षेत्र हो या राजनीतिक संधियों का क्षेत्र हो या फिर मुक्त व्यापार की व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों को लेकर एक साथ समझौते कर रही है, एक दूसरे को सहयोग कर रही है, समन्वय कर रही है और इस तरह एक वैश्विक अर्थव्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जब बनने शुरू हुए तो सबसे पहले उसमें यूरोपीय संघ का नाम आता है। बच्चों, हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ किस तरह बना। तो यूरोपीय संघ जो था वह लगभग 28 यूरोपीय देशों का संगठन था। इसके निर्माण के पीछे ये अवधारणा थी कि जितने भी यूरोप के देश हैं उन सारे देशों का एक संगठन यानी कि एक प्लेटफॉर्म हो जो कि यूरोपीय हितों की रक्षा कर सके। और 1945 में जब बच्चों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद यूरोप में इस संघ का उदय हुआ और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का उदय हुआ। यूरोप के सवाल के नाम से कुछ सवाल सामने आए। मार्शल योजना की बदौलत कुछ और संगठनों का निर्माण हुआ। नाटो, वार्सा पैक्ट जैसे संगठन थे जिसमें नाटो संगठन में शामिल देशों की सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की धारणा को रखा गया और 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई और इसके बाद 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग की स्थापना हुई। यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन हुआ। 1993 में जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, बच्चों हम यूरोपीय संघ के बारे में अभी बातचीत कर रहे हैं, तो इसका अपना एक झंडा था, इसका अपना एक गीत था, इसकी अपनी मुद्रा यानी कि उसे यूरो डॉलर का नाम दिया गया, वो मुद्रा इसकी थी और इसकी स्थापना जिस दिवस को की गई थी उसकी भी वार्षिक जो कहते हैं वर्षगांठ वो मनाई जाती है। इसकी साझी विदेश एवं सुरक्षा नीति थी। सहयोग का बेहद विस्तृत दायरा था। ये दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आई, चूँकि कई छोटे छोटे देशों का संगठन था और सबसे बड़ी सेना भी इसी की थी। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में पूरे विश्व में इन सहयोगी देशों ने मिलकर दूसरा स्थान प्राप्त किया हुआ था। हम देखें इस तस्वीर में कि यूरोपीय संगठन में पहले कौन कौन से देश थे और बाद में कौन से देश जो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद आज़ाद हुए थे या जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, कौन कौन से शामिल हुए। तो आयरलैंड, ब्रिटेन पश्चिम की ओर से हम देख रहे हैं, इसके बाद नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, माल्टा, ग्रीस, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड,
फिनलैंड जैसे देश संगठन में पहले से शामिल थे। और 1991 के बाद जो सोवियत संघ से देश अलग हुए, राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राष्ट्रकुल का जिन्होंने निर्माण किया था, उसमें से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इसके साथ और जो देश थे वो आपको इस रंग में, यानी कि नारंगी रंग में दिखाया जा रहा है। उसे हम देखते हैं स्क्रीन पर दाहिनी ओर। तो इसके नीचे पोलैंड था, चेक रिपब्लिक था, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और स्लोवानिया, चेकोस्लोवाकिया था पहले ये देश, बटकर चेक रिपब्लिक और स्लोवानिया हुआ, रोमानिया, बुल्गारिया, ये देश बाद में शामिल हुए यूरोपीय संघ में। जो इन्हें नए देश भी आप कह सकते हैं। आप इस चित्र के कोने में देख सकते हैं कि जो नीला कलर है वह पुराने सदस्य देशों को बता रहा है, और जो केसरिया कलर है वह नए सदस्य देशों को बता रहा है। इन्हें याद रखने की ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से देश पहले से शामिल थे और कौन कौन से देश नए में शामिल किए गए। यूरोपीय एकता के जो महत्वपूर्ण पड़ाव थे, इससे बिंदुवार हम देखेंगे और इसे हम याद रखने की भी कोशिश करेंगे, किस तरह इसका संगठन एक एक चरणों को पार करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। अप्रैल 1951 में पश्चिमी यूरोप के 6 देश थे, उनमें से फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किया और एक समुदाय का गठन किया जिसका नाम उन्होंने यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय रखा। फिर 1957 में इन्हीं 6 देशों ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय और एटमी ऊर्जा समुदाय का भी गठन किया। 1973 ने डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ली। 1989 में सबसे पहला चुनाव हुआ इसका, यानी कि यूरोपीय संसद का चुनाव किया गया। 1981 में यूनान ने इसकी सदस्यता ली। 1985 में शेंगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच जो सीमा नियंत्रण, यानी वीज़ा और पासपोर्ट का मुद्दा था, उस पर नियंत्रण समाप्त किया। हम आगे शेंगेन संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जो एटमी ऊर्जा समुदाय या आर्थिक समुदाय है, इसके संबंध में भी इस अध्याय के बाद, यानी कि इस टॉपिक के बाद हम उसकी चर्चा विस्तृत स्वरूप में करेंगे। 1986 में स्पेन और पुर्तगाल शामिल हुए। 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। उससे पहले 1 साल पहले बर्लिन की दीवार टूट चुकी थी। 1992 में maastricht संधि पर दस्तखत किए गए। हम आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। 1993 में एकीकृत बाजार का गठन हुआ, यानी कि एक बाजार व्यवस्था का निर्माण किया गया जो कि यूरोपीय संघ के देशों के लिए था। 2002 में नई मुद्रा यूरो को लागू किया गया और इसे 12 सदस्य देशों ने अपनाया। साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये भी संघ में शामिल हुए। 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया शामिल हुए और स्लोवानिया ने यूरो को भी अपना लिया। 2009 में लिस्बन संधि हुई, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार हुआ। यह पहला नोबेल शांति पुरस्कार था जो कि किसी संघ को दिया गया था। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना और 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें कि 51.9 यानी कि 51.1% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन को इस यूरोपीय संघ से बाहर आ जाना चाहिए और इसे ब्रेग्जिट का नाम दिया गया। और इस मतदान संग्रह के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर आ गया और उसने एक अपनी जो स्वतंत्र राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था थी उसे फिर से अपना ली। जो संधियां हुई बच्चों, हमने अभी जो पिछला
टॉपिक देखा, यूरोपीय संघ के विस्तार के जो चरण थे उसमें कुछ संधियों का जिक्र आया था। हम एक एक करके इन संधियों पर नज़र डालेंगे और यहाँ वो बिंदुवार 5 संधियों का नाम है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि maastricht की संधि में क्या कहा गया था। maastricht की जो संधि थी बच्चों, वह 7 फरवरी 1992 को हुई थी और ये यूरोपीय समुदाय के मध्य की गई थी। यह हॉलैंड में हुआ था। 1991 में यहीं पर जो यूरोपीय परिषद था उसकी बैठक हुई, जिसमें ये मसौदा भी तैयार किया गया कि यूरोपीय संघ कैसा होगा, उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होगी और वह किस तरह अपने संगठन के देशों के लिए कार्यरत होगा। इसके बाद शेंगेन की संधि थी। तो शेंगेन की संधि में अभी अभी हमने कहा कि यह जो संधि थी, इसमें जितने यूरोपीय संघ के देश थे, आप देख रहे हैं अभी यूरोपीय संघ के देशों को नीले रंग से दर्शाया गया है और इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये जो देश हैं नीले रंग में इन्हें दर्शाया गया है। और इन्होंने सबसे पहले ये निर्धारित किया, जो कि शेंगेन समझौता के रूप में सामने आया, कि एक ही वीज़ा सभी देशों में मान्य होगा और अपनी अपनी जो देश की सीमाएं हैं वे आपस में दूसरे देशों के लिए शिथिल करेंगे। यानी कि जो यूरोपीय संघ के देश हैं उन्हें एक दूसरे देशों में जाने आने के लिए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक ही वीज़ा अगर दूसरे देशों को भी मिल जाता है, यानी कि यूरोपीय संघ का वीज़ा, तो वो भी यूरोपीय संघ में जो 28 देश शामिल हैं उनका भ्रमण कर सकेंगे और उन्हें बार बार वीज़ा और पासपोर्ट के झंझट से मुक्त रहना होगा। उन्हें ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा की अवधि में कभी कभी महीने 2 महीने तक का समय लग जाता है। ऐसे में एक ही वीज़ा लागू करके और अपने देशों के लिए नियंत्रण सीमा को ढीला करके यूरोपीय संघ ने शेंगेन समझौते के तहत जो भी बातचीत हुई थी उसे लागू किया। ऑस्ट्रिया, इटली, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और ग्रीस भी इसमें शामिल हुए, लेकिन ब्रिटेन और आयरलैंड इसमें शामिल नहीं हुए थे। और अगली जो संधि या समझौता था वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय से संबंधित था। इसकी स्थापना जो है 1957 में हुई थी। यह भी एक संघ ही था जो यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग और संबंधों को बढ़ावा देता था। इसका भी नाम बदल दिया गया और 93 में इसका नाम यूरोपीय संघ समुदाय कर दिया गया। इसके बाद इस समुदाय की स्थापना हुई जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय, इसका गठन भी 1957 को हुआ था, जो कि यूरेटॉम संधि के द्वारा हुआ था। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह संधि में सभी यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं और इस संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस संधि का बच्चों जो मूल उद्देश्य था वह था कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित विकास और विशेषज्ञता को हासिल करना, उसके लिए पूरे विश्व में एक बाजार बनाना, इसका विकास करना और यूरोपीय संघ जो है उसके अपने सदस्य देशों में इसे वितरित करना। और अगर परमाणु ऊर्जा आपके पास बच जाती है या किसी देश के पास बच जाता है तो उसका वितरण अन्य देशों में भी, यूरोपीय संघ में शामिल देशों के अलावा जो अन्य देश हैं उन तक भी करना। इसके बाद लिस्बन संधि हुई थी। लिस्बन संधि का भी जिक्र किया गया। यूरोपीय संघ के निर्माण के पूर्व चरण में जिन्होंने सहायता दी यूरोपीय संघ के निर्माण में, तो लिस्बन संधि में यूरोपीय संघ से अगर कोई अलग होना चाहता है उसके औपचारिक प्रक्रिया की बात थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि कई देशों के प्रतिनिधि हैं और उनमें से एक जो है वो
इस संघ को छोड़कर जाना चाह रहे हैं तो बाकी के जो देश हैं वो उन्हें खुशी खुशी बाहर जाने देते हैं, यानी कि संघ से बाहर जाने का अधिकार देते हैं। और इससे संबंधित जो भी नियम कानून थे इस लिस्बन संधि में वर्णित थे। लिस्बन बच्चों एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि लिस्बन पुर्तगाल देश की राजधानी है। और इसके बाद जो संधि या जो मुद्दा था वो था यूरोपीय संघ अब अस्तित्व में आ चुका था। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक राजनीतिक संगठन के रूप में सामने आया, जो कि 28 देशों का समूह था, जिसके मूल उद्देश्य जो थे वो यूरोप का विकास करना और उसे लागू करने के लिए एक सुदृढ़ ढांचा तैयार करना था। इसमें जो 27 सदस्य देश अभी वर्तमान में हैं, चूँकि ब्रिटेन 2016 में एग्जिट कर चुका है, यानी कि इस समुदाय से संघ से बाहर आ चुका है, तो 28 अब देश नहीं रहे बल्कि 27 देश ही हैं। इनका नाम अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं और इसे कंठस्थ कर सकते हैं। इसमें से सारे देश जो अभी इसके सदस्य देश हैं इनका नाम प्रस्तुत है। सिर्फ ब्रिटेन ने इस समुदाय से बाहर का रास्ता अपनाया। और बच्चों, दूसरा जो संगठन था वह था आसियान। आसियान के संबंध में हम उसके विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो यह किस तरह आसियान संगठन किस तरह अस्तित्व में आया, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आसियान का जो पूर्व एशिया और पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर के बीच जो छोटे छोटे देश हैं, बहुत से छोटे छोटे देश हैं, इसमें आप देख रहे हैं लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, फिलीपींस, पलाऊ और भी कई देश हैं, पापुआ न्यू गिनी। तो बच्चों, ये जो देश हैं इन सब देशों ने मिलकर, करीब 10 देशों ने मिलकर आसियान का निर्माण किया था। अब आसियान के भी निर्माण के पहले जो बातचीत हुई उसमें बांडुंग सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इन्होंने आसियान के गठन की भूमिका को तैयार किया और कई चरणबद्ध चीज़ें होती गई। जिस तरह यूरोपीय संघ के निर्माण में चरणबद्ध चीज़ें आती गई, उसी तरह आसियान के निर्माण के पूर्व भी कई चरणबद्ध चीज़ें हुई, कई चरणबद्ध समझौते हुए, संधियां हुई, समुदाय का गठन हुआ, तब जाकर आसियान अस्तित्व में आया। और इसमें जितने बिंदु हैं, बैंकॉक घोषणा, आसियान की स्थापना, आसियान की शैली, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय, जो सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है, क्षेत्रीय मंच है, भारत के साथ जो उसने मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है, इन सबों पर हम बिंदुवार आगे देखते चलेंगे। सबसे पहले हम बांडुंग सम्मेलन की बात करते हैं। 1955 में बच्चों बांडुंग सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में हुआ था। और बांडुंग सम्मेलन का महत्व इसलिए है कि इसी के द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। और इसमें उस समय 2 महाद्वीप के 29 देश के जो प्रमुख थे, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष थे या प्रधानमंत्री थे, इन लोगों ने हिस्सा लिया था। इससे पहले कि बच्चों हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आगे बढ़ें, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जानना भी हमारे लिए आवश्यक है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन था क्या। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, यानी कि शीत युद्ध की स्थिति थी, और एक जो ध्रुव था वह पश्चिमी देशों और पूंजीवाद का समर्थन करता था, दूसरा जो गुट था वह साम्यवाद का समर्थन करता था, और इसके बीच में कई देश ऐसे थे जो किसी भी गुट में न शामिल होना चाहते थे और न ही उनके प्रति कोई झुकाव रखना चाहते थे। तो ऐसे देश कहाँ जाएं,
इसमें से कुछ जो मध्यमार्गी विचारधारा के थे, यानी कि दोनों की विशेषताओं को ही अपनाया हुआ था, लेकिन तटस्थ रहना चाहते थे जो देश, यानी कि वो दोनों ही व्यवस्थाओं में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनकी जो सैन्य संगठन था उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। वो नाटो था, सेंटो, सीटो, इसके अलावा वार्सा पैक्ट, ऐसी कई सैन्य संधियां थी जिसमें कि उस समय के अधिकांश देश शामिल थे। तो किसी भी संधि या गुट में शामिल न होकर जिन देशों ने निरपेक्ष रूप अपनाया, यानी कि वो किसी के पक्ष में नहीं रहे, उन लोगों ने बांडुंग सम्मेलन के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया, जो अभी भी चला आ रहा है। और बच्चों, हम जानना चाहेंगे कि गुट निरपेक्षता क्या है, यह आंदोलन क्या है। तो अभी अभी हमने बताया कि किसी शक्ति गुट के साथ राज्य या राज्यों का समूह जो शामिल नहीं होता है, तो उस तरह के जो भी देश थे, यह उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन था एशियान। अब हम आते हैं बांडुंग सम्मेलन और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन 10 दक्षिण पूर्व देशों का समूह है, जो आपस में जिस तरह यूरोपीय संघ था, उसी तरह यह आसियान संगठन भी आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देता है। साथ ही आसियान देशों का अन्य देशों के साथ शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करता है। और बच्चों, इसके मुख्यालय को, जहाँ की बांडुंग सम्मेलन हुआ था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसके मुख्यालय को रखा गया है। अब हम आते हैं बच्चों आसियान के बिंदुवार क्रम पर। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यह संगठन एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। यानी कि एशिया और प्रशांत महासागर, एशियाई महादेश और प्रशांत महासागर के जो छोटे छोटे देश हैं, उनमें से 10 देशों ने मिलकर आसियान संगठन का निर्माण किया। और उन देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता की बात की, विश्व शांति की बात की, मुक्त व्यापार क्षेत्र की बात की। और आसियान आज जो कह सकते हैं सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में या समकालीन केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण तरीके से उभर कर सामने आया है। हम देख सकते हैं ये आसियान का झंडा है और इस झंडे में जो 10 हैं प्रतीक चिन्ह बने हुए, ये धान की बालियों को वो बताते हैं। और यह बीच में बंधा हुआ सा है, ये धान की बालियां बंधी हुई है, जो कि आसियान देशों की मित्रता और एकता को दर्शाती है कि ये 10 देश एक धागे से, एकता से बंधे हुए हैं। जो इसके मुख्य सदस्य देश हैं वह है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। बच्चों, ये तो इसके सदस्य देश हैं जो 10 हैं। इसके अलावा इसके सहभागी यानी कि पार्टनर देश भी हैं, जिन्हें कि जो कि सदस्य न होते हुए भी आसियान संगठन के जो नियम हैं, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है या जो उनकी घोषणा पत्र में उद्देश्य या बिंदु शामिल किया गया है, उसके सहभागी हैं। और ये हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। इसके बाद जो बिंदु था बच्चों, वो था आसियान शैली। हमने पीछे 2 टॉपिक पहले देखा था कि जिन बिंदुओं पर हमें आसियान के संबंध में बातचीत करनी थी, तो तीसरा जो था बिंदु वह था आसियान शैली क्या है। तो जो सदस्य देश हैं इसके, यानी कि आसियान के जो सदस्य देश हैं, उनके बीच किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं है। अक्सर होता है ऐसा कि जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई समझौता करते हैं या व्यापार करते हैं, तो कुछ ना कुछ नियम कानून बनाते हैं, कुछ ना कुछ शर्तें थोपते हैं, संधियां करते हैं और
कभी कभी ऐसे में असहयोग हो जाता है या कभी कभी विरोध का स्वर भी उठता है। लेकिन जो आसियान के सदस्य देश हैं उनके बीच किसी भी तरह की औपचारिक व्यवस्था नहीं है, वो बिल्कुल ही अनौपचारिक रूप से हैं, यानी कि आपस में घनिष्ठ मित्र की तरह हैं, जिसे कुछ भी करने बोलने से पहले सोचना न पड़ता हो। यही आसियान शैली है। इसके बाद है आसियान सुरक्षा परिषद। तो इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जो उस क्षेत्र के जो देश हैं एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण तरीके से रहेंगे, एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ लोकतांत्रिक स्वरूप में रहेंगे, यानी कि किसी भी तरह के दबाव का या तानाशाही का या विरोध की राजनीति का या सैन्य आक्रमण जैसी चीज़ों का सहारा नहीं लेंगे और सामंजस्य बनाकर आपस में सभी देश रहेंगे, साथ ही विकास की अवधारणा को मजबूत करते रहेंगे। आसियान आर्थिक समुदाय की स्थापना बच्चों 2003 में हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि आसियान के झंडे के इर्द गिर्द जो इसके 10 देश हैं वो संगठित हैं। इन्होंने एक बाजार बनाने के लिए, और चाहे वो 10 देशों में किसी का भी उत्पादन हो और या उन 10 देशों के उत्पादन को इन 10 देशों के बीच अगर वितरण करना हो, बेचना हो या व्यापार करना हो, और अगर कोई देश कमज़ोर है तो उसे भी आगे बढ़ाने के लिए जो आर्थिक विकास की धारणा है, इसके लिए आसियान आर्थिक परिषद की स्थापना की गई थी। और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय भी बनाया गया। इसने एक रूपरेखा बनाई कि 2025 तक हम अपने इस फोरम को, यानी कि अपने इस समुदाय को इस तरह से सामने लेकर आएंगे जिसमें कि आसियान देशों के जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, यानी कि कमिटेड रहेंगे। जो वायदे करेंगे या जो बातचीत करेंगे, जो समझौते करेंगे, उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से एक दूसरे का सहभागी बनकर और जो सामाजिक रूप से समुदाय हैं उन्हें जिम्मेदार बनाकर इस दिशा में कार्य करेंगे। यह जो समुदाय बनाया गया था 2015 में कुआलालंपुर मलेशिया में बनाया गया था। बच्चों, ऐसा समुदाय जो समावेशी होता है वह सबों के लिए जीवन के जो जीने की शैली है या जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो एक उच्च गुणवत्ता का ख्याल रखता है, चाहे वो अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मजबूत संरचना हो, सड़क हो, व्यापार हो। जितने भी लोग उस देश में या उस समुदाय से जुड़े हुए हैं वे समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करते हों, इसलिए इस संगठन ने काम करना शुरू किया है। साथ ही साथ ऐसे अस्थाई समुदाय की स्थापना का भी मुद्दा रखा गया जो कि सामाजिक विकास, यानी कि समाज में अगर कोई बुराइयां हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार वो सांस्कृतिक परेशानियां होती है, राजनीतिक होती है, तो इन्हें मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे कार्य करने हैं जो कि सभी देशों के सामाजिक विकास को बढ़ावा दे। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण का जो मुद्दा है बच्चों, ये एक ज्वलंत मुद्दा है जो विश्व के सभी देशों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में चूंकि एक देश का पर्यावरण भौगोलिक सीमाओं में पर्यावरण को नहीं बांधा जा सकता, तो अगर एक देश का पर्यावरण बिगड़ता है तो उसका असर उसके आसपास के नज़दीकी देशों पर भी होता है। वायुमंडल में अगर प्रदूषण बढ़ता है तो यह काफ़ी दूर तक जाता है, साथ ही ऊपर तक चला जाता है अगर, तो ओजोन मंडल में अगर छेद होता है तो इसका वैश्विक प्रभाव पड़ता है। बच्चों, हम इस फोरम की चर्चा जारी रखेंगे अगले अध्याय में। अभी हम इसे यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।